सुनते जाओ, ज्यादा नोट्स पढ़े होगे। हाँ, पीपीटी नहीं बनाया ये, ऐसा हैंड रिटन वाला बनाया हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जब आपने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में, तो क्लास नाइन्थ में प्रोबेबिलिटी जो थी उसको बोलते थे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि तब हम ये पढ़ते थे अगर एक कॉइन को 10 बार टॉस करें, 9 बार हेड आ रहा है, तो 11वीं बार टॉस करने पे हेड आने का चांस होगा 9/10। क्लियर ये चीज? वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता था कि पुराना स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है। लेकिन फिर बाद में प्रोबेबिलिटी डेवलप हुई और वो चीजें जो नई प्रोबेबिलिटी आई वो एक्सियोमेटिक अप्रोच आई। कोलमोग्रोव जो स्टैटिस्टिशियन था उसने नया एक्सियोमेटिक अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया। उसमें उसने प्रोबेबिलिटी को रीडिफाइन किया। उसने ये बोला कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है, उनके बेसिस पे हम एक मतलब एक सेट्स थ्योरी के बेसिस पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो क्लास 11th में आपने पढ़ा वो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। अब एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी की कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल नहीं मत लिखो, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे पास पेज में जो लिखा हुआ है। सॉरी यार, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वेरिएबल गलत लिख दिया मैंने। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स को हम डिफाइन, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। डायस को मैंने रोल किया, क्या आएगा ये प्रिडिक्ट कर पाना एकदम इम्पॉसिबल, सबके आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर उसके दूसरा टर्म है सैंपल स्पेस। ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे तो कुछ आउटकम होंगे, उन आउटकम का जो सेट होगा उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे डायस को रोल करना रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इन आउटकम को अगर मैं सेट में लिख दूं 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा, इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ये चीज समझ में आ गई? फिर सैंपल स्पेस के बाद आता है इवेंट। इवेंट, इवेंट अब सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है, इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ एस। सबसेट मतलब क्या होता है? ये सेट है, इसके कुछ एलिमेंट को मिला के एक नया सेट बना दे, दैट इज कॉल्ड सबसेट। क्लियर ये चीज? जैसे 12th की एक पूरी बैच थी, उसमें से 5 स्टूडेंट जो अप्लाइड मैथ्स वाले वो अलग होके एक नई बैच बनी, दैट इज कॉल्ड सबसेट। क्लियर हुआ ये चीज? तो इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। जैसे कि मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट बोला रोलिंग ए डाइस, आउटकम ये आए, अब मैंने एक इवेंट डिफाइन किया गेटिंग इवन नंबर, तो ये गेटिंग इवन नंबर मेरा एक इवेंट है, उसको मैं नाम दे देता हूं मान लो ई, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे 2 4 6 हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये एक इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। आया समझ में ये चीज सबको? ये बेसिक 3 टर्मिनोलॉजी थी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें यहां पर आती है वो है इवेंट के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स वो ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट जो टाइप हम लोग पढ़ते हैं वो है एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट या फिर सिंपल इवेंट, ये क्या होता है? मान लो अगर मैंने बोला गेटिंग 1, तो वो सिंपल इवेंट है। गेटिंग 2 मतलब वो सिंपल इवेंट, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसको एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट बोला जाता है। क्लियर ये चीज? दूसरा टाइप आता है कंपाउंड इवेंट, जिसका जस्ट अपोजिट, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ये वाला इवेंट है गेटिंग 2 4 6, ये एक कंपाउंड इवेंट है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट ये सब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे कि मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। क्लियर ये चीज? यस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है श्योर इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट, ठीक है, सर्टेन इवेंट। तो श्योर या सर्टेन इवेंट क्या होते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, उसको श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। क्लियर ये चीज?
फिर उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, श्योर इवेंट, जैसे अगर मैंने एक इवेंट बोला गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। क्लियर ये चीज। फिर उसके नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ऐसे दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट हो या फिर जिनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन 0 हो, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने दो इवेंट डिफाइन किए, इवेंट ए गेटिंग एन इवन नंबर, इवेंट बी गेटिंग एन ऑड नंबर, और मैं ए एंड बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। तो दोनों को मिला के दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं होगा, इवन और ऑड दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। क्लियर ये चीज, दोनों साथ में नहीं होंगे। क्लियर, ये सेट थ्योरी में भी, हाँ इम्पॉसिबल दोनों को मिला के बन रहा है, लेकिन ये ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर ये चीज, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव ऐसे दो इवेंट्स जिनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उनको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। जैसे सेम एग्जांपल हम फॉलो कर सकते हैं, गेटिंग इवन नंबर एक इवेंट, गेटिंग ऑड नंबर दूसरा इवेंट। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 पूरा आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स उनको बोला जाता है जिसमें दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब ये आता है तो ए और बी को इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है, ये कंडीशन जब ट्रू होती है तो। क्लियर, और उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें हैं, जितना आपके लिए वैसे ये भी बहुत कम यूजफुल होगा, लेकिन ये जानना जरूरी होगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब आता है, तो ऐसे दो इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक एग्जांपल से बता देता हूं, ठीक है। मेरा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, ठीक है। Find the probability of getting 1 in first toss and getting 1 again in second toss, ठीक है। तो इस केस में probability of A, नहीं ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं हुआ यार, इसके लिए एग्जांपल देखना पड़ेगा, बुक से देखना पड़ेगा इसको। अभी जब आएगा तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अभी रहने दो उसको, उस पे नहीं फंसते। डिपेंडेंट इवेंट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, डिपेंडेंट नहीं, इसका अपोजिट मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इक्वल होगा तो वो ऐसा, नहीं होगा तो ऐसा। क्लियर ये चीज, नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी इसके बाद आएगा। तो ये सब इवेंट्स के टाइप हो गए ना, इवेंट्स के टाइप अभी मैंने बताए। अब उसके बाद आते प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने का। जैसे कि मान लो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ई में कितने एलिमेंट है 3, एस में कितने एलिमेंट है 6, तो आंसर क्या जाएगा 3/6, दैट इज इक्वल, बस वही जो आप पहले पढ़ते थे क्लास 10th वगैरह में, ठीक है। फेवरेबल अपॉन ऑल पॉसिबल, तो फेवरेबल ये हो गया, ऑल पॉसिबल ये हो गया। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद जो आया था आपके क्लास इसमें 11th में, जो इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक आए थे, उसमें सबसे पहला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते थे, और ये निकलता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
इससे निकलता था। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, उसमें आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये बोल रहा है कि हमने एक डाइस को रोल किया, ये एक्सपेरिमेंट है, उसके जो आउटकम आए, तो उसके आउटकम क्या आएंगे? एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये आएंगे। समझ में आई ये चीज? इसमें हमने दो इवेंट डिफाइन किए। इवेंट ए, गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। इवेंट बी, इवेंट बी, गेटिंग, गेटिंग इवन नंबर। हमने दो इवेंट डिफाइन किए, ठीक है? तो समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम दो इवेंट्स ए और बी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब लगती है, वो स्टेटमेंट पे ध्यान देना मेरे। अगर आपको बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, एक मिनट ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको ये कर देता हूं, 2 कर देता हूं, ठीक है? अब प्रॉपर बनेगा। हाँ, find the probability of an find the probability of getting a number less than or equals to 2, it is given that the outcome of experiment is even। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डायस को रोल करने पे 2 या 2 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, इट इज गिवन दैट, मतलब आपको पता है कि जो आउटकम आया है वो क्या आया है? इवन नंबर आया है। क्लियर ये चीज? तो अगर आपको पता है आउटकम इवन है, तो इवन कितने होते हैं? 3। और 2 या 2 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है? तो उसको निकालने वाले केसेस में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करोगे। अब कैसे होगा समझना यहां पर। तो सबसे पहले इवेंट ए के एलिमेंट निकालोगे, तो इवेंट ए के कितने एलिमेंट आ जाएंगे यहां पर? 1, 2, यही आएंगे दो एलिमेंट। इवेंट बी के एलिमेंट निकालेंगे, वो क्या आएंगे? 2, 4, 6, ये आएंगे। फिर आप निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन ऑपरेशन पता है जो कॉमन निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। 1/6 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया। तो इसमें एक एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट, तो क्या आ गया? 1/6। क्लियर ये चीज? फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6। बी में कितने एलिमेंट? 3। टोटल कितने एलिमेंट? 6। क्लियर ये चीज? अब ये दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/6, बी की प्रोबेबिलिटी 3/6, तो 6 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। ये मिल जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। समझ में आया ये चीज? इसको हम और थोड़ा सा शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज भी मैं आपको बता दूं। यहां पर अगर देखा जाए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट divided by number of element in sample space, number of element in B divided by number of element in S। ऐसे ही होता है फॉर्मूला। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला ऐसा भी बन जाएगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। समझ में आई ये चीज? तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आए थे? ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया था, ठीक है? आ गया। हाँ, लेकिन पूरी प्रोबेबिलिटी निकालने की जगह सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल के भी आप कर सकते हो। क्लियर ये चीज? तो ये है, डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर ये चीज? तो इसमें 1 एलिमेंट डिवाइडेड बाय बी में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। क्लियर हुआ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ओके, वो वैसा करके भी निकाल सकते हो, वो मैंने बताया। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। 1/6/3/6 करके निकालो, या सीधा 1/3। कैसे 1/3? समझ गए ना? ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर ये चीज? ओके, हटा दो इसको मैं। अभी इसके बाद ना, इसके बाद जो है ना, एक है टोटल प्रोबेबिलिटी और दूसरा बेस थ्योरम, उसको मैं अभी नहीं बताता।
बिकॉज अभी तक तो मुझे यूजफुल नहीं लगा है आप लोगों के करंट सिलेबस से, तो कंफ्यूज नहीं कर, बताऊंगा अभी, रुको वो चीज। ठीक है, अभी ना मुझे ये बताना है कॉम्बिनेशंस का के बारे में आप लोगों को समझाना है, तो पहले वो समझ लो। कॉम्बिनेशन, आप लोगों को ये पता है ना एनसीआर का एक्सपांशन क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये पता है? ओके, अगर आपको निकालना है 4C3 तो ये क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 - 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को वैसे ही लिखता हूं, 3 फैक्टोरियल को वैसे ही लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 4 फैक्टोरियल में 4 बाहर निकलेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये पता है कैलकुलेशन आप लोगों को? अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी हैं जो आप लोगों को पता होंगे, एज ए प्रॉपर्टी आपने पढ़े होंगे, जैसे कि NC0 की वैल्यू क्या होती है? नहीं पता? NC0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, NC1 की वैल्यू क्या होती है? NC1 की वैल्यू N होती है। क्लियर ये चीज? ठीक है, ओके। अब इसको मैं बता रहा हूं, कई जगह डायरेक्टली यूज होंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपको 5C0 निकालना है तो आप सीधा क्या लिखोगे? उसको 1 लिखोगे। अगर 5, ये इसको एक्सपांड करके देख लो ना, NC0 तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल N माइनस 0 फैक्टोरियल, समझ में? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसको छोड़ दो, N फैक्टोरियल N फैक्टोरियल कट गया, तो क्या बच गया? 1। समझ में आया ये चीज? हम्म, हाँ ठीक है जा। 5C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अगर आपको निकालना है 100C1 तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 100। क्लियर ये चीज? तो ये ट्रिक समझ में आ गया। एक और दूसरा अच्छा ट्रिक बता रहा हूं, वो भी यूज होगा कैलकुलेट करने पे। जैसे आपको निकालना है 5C2, तो आपको इसको पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है। 5 लिखो, इनटू एक कम करो, तो क्या बचेगा? 4 लिखो, यहां स्टॉप कर दो, डिवाइडेड बाय, ऐसा दो टर्म सिर्फ क्यों लिया? क्योंकि नीचे पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, डिवाइडेड बाय 2 × 1। क्लियर हुआ ये चीज? सॉल्व कर लेना, 5C2 कैलकुलेट हो जाएगा जो भी आएगा। अगर आपको निकालना है 100, हाँ नहीं, वही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर 100C3 निकालना है तो क्या करेंगे? 100 लिखेंगे इंटू 99 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गया? क्लियर ना? हाँ, अभी देखो, अगर आपको लिखना है 100C97 तो कैसे करोगे? नहीं, अभी एक और दिमाग लगाना है। एक और प्रॉपर्टी होती है NCR इजी, सॉरी इसको मैं करेक्ट करके लिख रहा हूं। एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये होता है NCR = NCN - R। इसका मतलब ये है कि 100C97 को हम लिख सकते हैं 100C 100 - 97। मतलब ये क्या हो जाएगा? 100C3 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो अगर आपको 100C97 निकालना है तो 100C3 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है, ये क्लास 11 में पढ़े थे, अभी रिसेंटली मैं पढ़ाया हूं। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, वो सब चीजों के डिस्कशन में नहीं जाते, 11th में ये था, ये बता रहा हूँ। क्लियर ये चीज? ओके, अब इसके बाद ध्यान देना, जैसे अगर आपको निकालना है, बिल्कुल 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 वैसे ही करेंगे। अब जैसे अगर आपको निकालना है 5C4, तो 5C4 को इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, 5C1, और 5C1 की वैल्यू क्या होगी? 5। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं? तो ये ट्रिक आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हाँ, ये हर जगह एप्लीकेबल है। हाँ, नहीं, ये वाले स्टेप कोई मायने नहीं रखते, ये सब तुम लोग जानते हो क्लास 11th में, ये माना जाएगा, तो इसलिए ये सब चीजें बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, 4C3 को हम लिख सकते हैं 4C1, और जिसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में है? हाँ,
तो n माइनस आर 4 माइनस 3 दैट इज 1। क्लियर ये चीज? ओके। अब उसके बाद जैसे अगर आपको मैं निकालने बोलता हूं, आप वैल्यू निकालो 5C2 की, निकालो क्या होगी 5C2 की वैल्यू। नहीं वैसा करने की जरूरत नहीं है ना अभी तो, और बड़ा हो जा रहा है, छोटा करने के लिए वो यूज किया जाता है। तो 5 into 4 डिवाइडेड बाय 2 into 1, तो कितना आएगा ये 10। आया समझ में? अब अगर मैं बोलता हूं 5C3 निकालो, तो अब वैसा करने की जरूरत नहीं, तो ये किसके इक्वल होगा 5C2 के इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। आया समझ में? तो आपको समझना पड़ेगा ना कब कौन से यूज करना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं 10C2 निकालो, तो क्या होगा 10C2 बताओ जल्दी। 10 into 2 into 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 5 9 क्या हो जाएगा 45। अब अगर मैं बोलता हूँ 10C8 निकालो, 10C2 हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 45। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये कॉम्बिनेशंस निकालने आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। ओके। अब बात ये आती है कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में कब और कैसे यूज होगा, तो ये भी चीजें समझ लो। फॉर एग्जाम्पल एक एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ बॉल्स रखी हुई हैं। सपोज इस बॉक्स में कुछ 5 वाइट बॉल्स हैं और 7 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, कुछ 7 रेड बॉल्स हैं। क्लियर ये चीज? ओके। अब इनमें से 3 बॉल्स का सिलेक्शन हो रहा है, इनमें से 3 बॉल्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ ऑल दीज बॉल्स। ठीक है, 3 बॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो भाई टोटल कितनी बॉल्स थी? टोटल कितनी थी? टोटल 12। उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 3 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम दीज 3 बॉल्स एग्जैक्टली 2 आर व्हाइट एंड 1 इज रेड, 2 बॉल्स के व्हाइट होने की और 1 बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 2 बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी और 1 के रेड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 व्हाइट होना चाहिए और 1 क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। अभी दिमाग मत लगाओ, सुन लो, उसके बाद जब मैं पूछूंगा तब आंसर करना, ठीक है? समझे ये चीज? हाँ। तो 5 वाइट में से 2 वाइट का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? दैट इज 5C2। क्लियर ये चीज? 7 रेड में से 1 रेड का सिलेक्शन कितने तरीके से होता है? 7C1। ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, जो बोलते हैं ना फेवरेबल बाय ऑल पॉसिबल, सो दिस इज योर फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल। सो ऑल पॉसिबल के लिए टोटल कितने हैं? 12। टोटल कितने ले रहे हैं? 3, तो डिवाइडेड बाय 12C3। क्या ये समझ में आया? ठीक है, पक्का? अब अगर मान लो इसी सिचुएशन में ये बोल रहा हूं कि 4 वाइट और अगर हम इसी कंडीशन में टोटल 5 बॉल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें कंडीशन ये है कि 4 वाइट होनी चाहिए और नहीं 3 वाइट होनी चाहिए और 2 रेड होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या हो जाएगा 5C3 इंटू 7C2 डिवाइडेड बाय 12C5। क्लियर हुआ? सबको समझ में? क्योंकि 7 रेड में से 2 रेड आना चाहिए, 5 वाइट में से 3 वाइट आना चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल कितने, उसमें से टोटल कितने सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? ये ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ मैं बता रहा हूं, जब भी एंड वर्ड यूज होगा ना तब हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, जब भी और वर्ड यूज होगा ना तो हमको ऐड करना है। ठीक है, अब उसका एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि कब और कैसे पता चलेगा। जैसे कि यहां पर हमको टोटल कितना सिलेक्शन करना है? 5 बॉल्स का। तो 3 वाइट एंड, यहां पर प्लस भले ही मैंने लिख दिया, लेकिन 3 वाइट एंड 2 रेड है ना, ये एंड दोनों मिला के इतना होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया? मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोले रहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ out of a selection of 5 balls, find the probability of getting at least 4 white ball,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 4 व्हाइट बॉल। एटलीस्ट 4 व्हाइट मतलब अब आपके पास क्या हो गए, दो तरीके हो गए, या तो 4 व्हाइट एंड कितने कितने रेड, 4 व्हाइट एंड 1 रेड, ये वाला सिलेक्शन होगा, और सेकंड केस 5 व्हाइट एंड 0 रेड, ये वाला सिलेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर आप टोटल 5 सेलेक्ट कर रहे हो, आपको बोल रहा है एटलीस्ट 5 व्हाइट बॉल, सो यू हैव टू डिफरेंट केसेस, आइदर दिस or this. Clear? So for this particular situation, the combination will be 5, how many white balls? 5. So 5C4 into 7C1. Okay? और वर्ड यूज हुआ इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस 5C5 into 7C0 होल अपॉन ऑल पॉसिबल इज 12C5। दैट्स इट। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये अप्लाई होगा एडिशन जब एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला गिवन होगा कंडीशन, तब। क्लियर सबको ये चीज? बिल्कुल, हाँ। अब उसको आप ये जो ट्रिक मैंने इसीलिए बताया, 7C1 क्या होगा, 7। 5C4 को क्या लिखेंगे, 5C1। 5C1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 7 इंटू 5, समझ में? प्लस 5C5 को क्या लिखेंगे, 5C0। 5C0 कहां गया, हाँ। 5C5 क्या हो जाएगा, 5C0। 5C0 क्या होता है, 1। 7C0 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई, ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई होगा ये क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे 12th के सिलेबस पे। तो 12th के सिलेबस में आपकी जो एक्सरसाइज है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है उसका रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। मूविंग एवरेज पढ़ाया हो क्या मैं? शायद हो सकता है पढ़ाया हूँ। तो रैंडम वेरिएबल देखो क्या है, इसको इन शॉर्ट में आरवी से रिप्रेजेंट करूंगा। ये असल में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी के जो सैंपल स्पेस है उनको असाइन किया गया एक नंबर होता है, रियल नंबर। अगर उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं, सो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस। ठीक है, ये मैं इसमें लिखा हूं, आपको पेज दे दूंगा तो उसमें सब कुछ लिखा होगा। एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, जैसे अगर मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट है। पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे उस केस में, 1 2 3 4 5 6। और मैंने बोला कि एक नंबर है x, ये एक रैंडम वेरिएबल है। और रैंडम वेरिएबल ऐसा है कि अगर मान लो इवन नंबर आया तो आपको मिलेगा +1, और अगर ऑड नंबर आया तो x की वैल्यू होगी -1। समझ में आया ये चीज? तो x की वैल्यू 1 होगी जब आउटकम इवन आएगा, x की वैल्यू -1 होगी जब आउटकम क्या आएगा, ऑड आएगा। x ही एक वेरिएबल है और उसका नाम रैंडम वेरिएबल है। और उसको रैंडम वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि लोग गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है, टॉसिंग पे अगर कोई गैम्बल कर रहा है, बोला अगर हेड आएगा तो 100 रुपए मैं जीतूंगा, टेल आएगा तो 100 रुपए हार जाऊंगा, तो वो जो टॉसिंग का जो आउटकम है वो हेड आने पे 100 +100, टेल आने पे -100, तो वो वेरिएबल जो है उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर ये चीज? ओके। तो ये रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल तो ठीक है, अब इसको लिखते कैसे, टर्मिनोलॉजी समझना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना तो इजी है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे लिखना कैसे, टर्मिनोलॉजी कैसे। तो समझो इधर पे सबसे पहली चीज तो ये है कि ये रैंडम जो वेरिएबल है x, वो डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। अगर इसका इनपुट 1 है मतलब ये 1 आया, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑड है तो ये क्या देगा, -1। अगर इनपुट 2 आया, 2 क्या है, इवन है, तो आउटकम क्या मिलेगा, +1। अगर इनपुट 3 आया, क्या है ये देखेगा, ऑड है तो मतलब क्या हो जाएगा, -1। इनपुट अगर 4 आया तो ये क्या देखेगा, इवन है तो मतलब क्या हो जाएगा, +1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये वेरिएबल की वैल्यूज है। ये x एक रैंडम वेरिएबल है, x ही एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। ओके, ये तो एक्सपेरिमेंट के आउटकम है। हाँ, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं।
एक एग्जांपल दे रहे, एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया तो आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। समझ में आया ये चीज? अब अगर मैंने बोल दिया कि अगर हेड आया तो तुमको 100 रुपए मिलेंगे, टेल आया तो तुमको 100 रुपए का लॉस होगा, तो एच एक्स एच मतलब अगर हेड आया तो तुमको कितना मिलेगा, 100 रुपए। ठीक है, अगर टेल आया तो एक्स टी तो क्या होगा तुमको, -100 रुपए। समझ में आई ये चीज? तो बस वही चीज है, जो यहां पर एक्सपेरिमेंट के आउटकम है उसके हिसाब से ये नंबर डिसाइड होगा, और ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। क्लियर ये चीज? ओके, अब यहां तक की चीज क्लियर हो गई, तो अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल के बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसको समझना क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने कॉइन को टॉस किया, आउटकम क्या आया, हेड आया और टेल आया। रैंडम वेरिएबल हमने बोला हेड आया तो 100 रुपए मिलेंगे, टेल आया तो 100 रुपए का लॉस होगा। क्लियर ये चीज? तो यहाँ एक्स की दो वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या है 100 और दूसरी वैल्यू क्या है -100। क्लियर ये चीज? अब एक्स की वैल्यू 100 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वही प्रोबेबिलिटी है जो हेड आने की है, और हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो इस नंबर की प्रोबेबिलिटी है 1/2। समझ में आया? इस नंबर की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2। क्लियर ये चीज? तो हमने इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया, और इसमें हम लिखेंगे P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई। अब ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है, ये एक्स आई क्या है? तो भाई x एक बड़ा वेरिएबल है, उसका पहला एलिमेंट x1, दूसरा एलिमेंट x2, तीसरा एलिमेंट x3, तो इन जनरल उसको हम xi लिख देते हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1, बिल्कुल वैसे भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसा भी, क्या? ठीक है, जो मैं बोला नहीं आया तो छोड़ दो उसको, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। बहुत सारी चीजें बहुत एक साथ बता दो तो कंफ्यूजन होता है। इसको ऐसा समझ लो, ये जो रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर ये चीज? 100 मतलब हमने बोल दिया ना, ऐसे ही हम ले रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन में बुक में लेगा वो क्वेश्चन, ऐसा ही रहेगा जैसे अभी मैं बोलते जा रहा हूँ। ये ये जो टेबल बनी, दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपको क्लियर है ये चीज? ओके, हाँ तो आता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस हम जल्दी से। तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। क्या है पेज नंबर 515। तो पहले जल्दी से कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा देता हूं, सो दैट आपको एक समझ में आए, फिर उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो एग्जांपल में, अच्छा एग्जाम्पल और क्वेश्चंस कराने के पहले एक दो चीजें और मुझे बतानी पड़ेगी, और आपको आई थिंक नोट डाउन कर लेना चाहिए। आप ये नोट डाउन कर लो अभी फिलहाल के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। आप इस तरह से लिख लेना, x एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल के कुछ नंबर्स होंगे, जैसे कि x1, x2, x3, ये उस रैंडम वेरिएबल के नंबर है। ठीक है, जैसे वहां 100 और -100 था, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा मैंने ले लिया। और p ऑफ x मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये इसको हम कैसे लिखेंगे एक्चुअली, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। समझ में है ये चीज? कई बार इसको स्मॉल p1 ऐसा भी लिखता है, स्मॉल p2, स्मॉल p3 ऐसा भी लिख देते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर ये चीज? तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है
सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है P ऑफ I P of I, it is always greater than or equal to 0, less than or equals to 1. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, जैसा यूजुअल प्रोबेबिलिटी में होता है। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम सारी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1 to n, देन यू विल गेट 1। इसका मतलब ये है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा करते हुए Pn, जो भी यहां पर ये वाले टेबल वाली जो वैल्यू है ना, इसको ऐड करेंगे तो वो क्या मिलेगा? 1। हाँ हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको ऐसा निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x2 लेस देन और इक्वल्स टू x4, समझो इस चीज को। अगर आपको रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी जो x2 से बड़ी होनी चाहिए और x4 से छोटी होनी चाहिए और इक्वल भी, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x4, इन सारी प्रोबेबिलिटी का इंडिविजुअल सम निकालना पड़ेगा। नहीं हो सकता है उसमें 100 नंबर्स हो, तो कैसे 1 आएगा? क्लियर ये चीज? नोट डाउन कर लो इसको, लास्ट प्रॉपर्टी है। अब हम, हाँ ये सब प्रॉपर्टी है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया। ये स्मॉल x तो कैपिटल x, कैपिटल x रैंडम वेरिएबल है। ये वाला कैपिटल x, हाँ वो कैपिटल x है। ठीक है, हाँ अब स्टार्ट करें। इतना सफिशिएंट। अब धीरे धीरे जो चीजें आपने नोट डाउन की है ना, वो चीजें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। एक काम करो, तुम तीनों ना इसको रख के बैठो, इसको सामने रखना, ठीक है? अगर प्रॉपरली नोट डाउन नहीं किया है, कुछ गलत सलत किया, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास एक और कॉपी वैसे की है। हाँ अभी रखो फिलहाल, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो जल्दी से अपनी बुक में 510 निकालो, ओपन करो 510, पेज नंबर 510 ओपन किया। हाँ इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एग्जाम्पल 1 क्या लिखा है? पढ़ा? क्या लिखा है क्वेश्चन में? स्टेट इट इज पॉसिबल फॉर रैंडम वेरिएबल टू हैव एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। तो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले केस में जो नीचे वाली रो है उसी को देखना है ना, तो वो 0 से 1 के बीच में है। दूसरी चीज देखनी पड़ेगी सबका सम 1 आ रहा है कि नहीं, तो पहले वाले केस में वो आ रहा है। समझ में आया ये चीज? तो फर्स्ट वाला वैलिड है। सेकेंड वाले में आप देखोगे तो सबकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.2, 0.3, 0.2, 0.2, सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, लेकिन सम कितना आ रहा है? 0.9, तो वो वैलिड नहीं है। समझ में आ गया? थर्ड वाला भी वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव आ गया। समझ में आया ये चीज? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये गिवन है, डिटरमाइन k। तो k निकालने के लिए आप क्या करोगे? नीचे के सारे प्रोबेबिलिटी का सम कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, ऐसा करते पूरा को इक्वल टू क्या कर दोगे? 1। क्लियर? फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो देखो वहां इक्वेशन क्या बनी, नीचे सॉल्यूशन भी दिख रहा है ना। इक्वेशन क्या बनी? 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे, तो k की दो वैल्यू मिलेगी। एक क्या मिली? 1/10, और दूसरी क्या मिली? -1। -1 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो k की वैल्यू क्या लेंगे? 1/10। क्या ये समझ में आया?
फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, क्या डिटरमाइन करना है, P ऑफ x लेस देन 3 लिखा है ना, लेस देन 3। तो अब टेबल को फिर से देखो, 3 से छोटे कौन कौन सी वैल्यू है x की, 0 और 1 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। समझ में है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या था, 0, तो वो आ गया 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या था, k, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या था, 2k। तो क्या हो जाएगा, 3k। तो 3/10 ये आ जाएगा आंसर। समझ में आई ये चीज? पहले के टर्म्स में लिख लो, बाद में लास्ट में के को पुट कर दो। क्लियर? फिर उसके थर्ड पार्ट समझ में आया कि नहीं, क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 6। तो क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ओनली। तो निकाल लोगे ये, बिल्कुल। फिर उसके लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। मतलब 1 की और 2 की प्रोबेबिलिटी का सम निकालना है। समझ में आ गया ये चीज? ओके। हाँ, अभी लेकिन और बहुत सारी चीजें, अभी रिलैक्स रहो, टाइम है। ओके, नहीं हो जाता है सब। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखना। एग्जाम्पल 3 देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये गिवन है। अब इसको ना टेबल के फॉर्म में नहीं दिए, आपको टेबल के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या किया, स्मॉल x की वैल्यू 0 1 2 3 4, 4 तक लिया है x की वैल्यू, क्योंकि 4 के आगे तो जो भी x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 0 है। क्लियर? दिख रहा है कि नहीं? क्या हुआ रिया? हाँ, तो फर्स्ट रो जो बनी 0 1 2 3 4 बनी, सेकेंड रो में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ गई। 0.1, तो सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, के एक्स। इसको ध्यान से समझना, क्या थी सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी, के एक्स। तो एक्स की वैल्यू 1 है, के आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 2 रहेगी तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। समझ में आई चीज? फिर थर्ड के लिए क्या है, के 5 - x। ठीक है, तो थर्ड के लिए x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 5 - 3 मतलब क्या हो जाएगा, 2k। और वो उसके बाद 4 पुट करोगे तो k। क्या ये टेबल बनाना समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। करेक्ट, सबको ऐड करके इक्वल टू क्या करोगे, 1। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ, व्हाट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। एट लीस्ट 2 आवर्स का मतलब, हाँ, तो 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी और 4 की प्रोबेबिलिटी, सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद उसी में आगे क्या लिखा है, एग्जैक्टली 2 आवर्स, सिर्फ 2 की, एटमोस्ट 2 आवर्स, 2 या 2 से कम। क्लियर ये चीज? तो आप लोग करना अपने लिए ये वाला एनालिसिस। ओके। हाँ, टेबल बनाना और किसको समझ में नहीं आया, नैना? देखो 0 पे तो वो 0.1 लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, के एक्स है। हाँ, 2 पुट करोगे तो 2k। समझ में आ गई ये चीज? तो क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख ले। 5:30 तक कर, 5:30 को एंड कर दो। 7 o'clock वापस? आ, नहीं नहीं, जाना है ना, इसीलिए तो डांट पड़ती है मेरे को भी। ठीक है, ओके। अभी कल 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 यार, उनको भी तो आरकेसी वालों को भी एग्जाम है ना।
कौन सी? अरे उनके भी सबके एग्जाम है ना, परसों आरकेसी का 11th का मैथ्स है, उनके बच्चे। कल मेरी क्लास में बता रहा हूँ 4:30 से 5:30 ट्वेल्थ की है कोर, 5:30 टू 6:30 टेंथ की है, 6:30 टू 7:30 11th। हाँ मैथ्स तो मैं ही पढ़ाता हूँ, मतलब 9th से मैं पढ़ाता हूँ। ये वाले पे नहीं है प्रोबेबिलिटी का वीडियो, ये वाली एक्चुअली क्या है ना, जो कोर की प्रोबेबिलिटी वो यहाँ खत्म होती है। हाँ, रैंडम वेरिएबल लास्ट टॉपिक रहता है। उन लोग बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो 12th में पढ़ते हैं उन लोग, जो तुम लोग इसमें पढ़ते हो। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हार्ड है। कॉलेज है ना मेरा। हाँ तो 7:30 के बाद आरकेसी 11th का बैच 8:30 तक। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारा किस में है डाउट प्रॉब्लम? एक काम करते हैं, आज तो नहीं, कल ना एक काम करते हैं, 9:30 10 के आसपास रात को मैं ऑनलाइन घर से ना पेन टैब से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? वैसा कर दूंगा। तो मेरे को क्वेश्चंस पहले से भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। ओके ओके, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर स्टॉप करता हूँ मैं, एक्चुअली मैं